हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर हैविंग अ गुड डे। आप लोग मस्त हैं, मगन हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ा इस वीडियो में डिले हो गया क्योंकि मैं फॉर्मेट चेंज करना चाह रहा था, नेम चेंज करना चाह रहा था, एज यू गाइस कैन सी ऑलरेडी। तो चलो इस वीडियो में सिंपल हार्मोनिक मोशन के बेसिक्स, पीरियोडिक मोशन एंड ऑक्सीलटरी मोशन समझ लेते हैं। फिर उसके बाद सम टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दिस वीडियो। ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद पीरियोडिक मोशन। सो पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन है द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। वो मोशन जो कुछ इंटरवल के बाद, कुछ टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को, अपने मोशन को रिपीट करते हैं, उन्हें पीरियोडिक मोशन कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स अगर ले लें तो एज यू गाइस कैन सी दिस पर्टिकुलर बॉल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर उसे ध्यान से देखो तो उसका मोशन जो है वो रिपीट हो रहा है कुछ देर बाद। कितनी देर बाद वो तो स्पीड और बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। बट एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि द मोशन इज गेटिंग रिपीटेड। समझ में तो आ रही होगी लेकिन फील करना बहुत जरूरी है। तो आई होप यू गाइज आर एबल टू फील इट कि कुछ देर बाद इस बॉल का मोशन जो है वो रिपीट हो रहा है। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जो कि पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो वी कैन से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। दूसरा एग्जांपल अगर ले तो एज यू गाइज कैन सी कि ये इंसेक्ट है जो कि ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद, कुछ पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचने के बाद वो गिर जा रहा है। फिर से रिपीट कर रहा है, फिर से गिर जा रहा है, फिर से रिपीट कर रहा है, फिर से गिर जा रहा है। और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस है। तो यू गाइस कैन वेरी क्लियरली सी कि इस पर्टिकुलर इंसेक्ट का भी मोशन रिपीट हो रहा है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप लोग बताओ, कैन वी कॉल दिस एज पीरियोडिक मोशन? Yes, we can call this as periodic motion because the motion is getting repeated after regular intervals of time. अगर इसी पर्टिकुलर इंसेक्ट का मैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। एज यू गाइस कैन सी, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हाइट भी बढ़ रही है। हाइट कुछ पर्टिकुलर मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद फिर से जीरो हो जा रही है, मतलब इंसेक्ट जो है इस पर्टिकुलर मोमेंट पे फिर से जमीन पे गिर गया है। फिर से उसकी हाइट बढ़ रही है, फिर से जीरो पे, फिर से बढ़ रही है, फिर से जीरो पे। सो या अगेन दिस इज अ पीरियोडिक मोशन। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल बहुत ही प्रैक्टिकल है जो कि हम सभी के साथ हो चुका है। सो यू गाइज मस्ट हैव प्लेड विद क्रिकेट बॉल और फुटबॉल। तो क्रिकेट बॉल और फुटबॉल के केस में अगर टीम हमारे साथ ना हो तो हम ऐसी बॉल के साथ ही खेलने लगते हैं, राइट? सो अगर क्रिकेट या फुटबॉल को अगर बाउंस करें, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो लॉस इन एनर्जी, ये थोड़ा हाइपोथेटिकल चीज हो गई क्योंकि प्रैक्टिकली देयर विल बी अ लॉस इन एनर्जी। सो सब्सिक्वेंट हाइट्स जो होंगी वो डिक्रीज होती रहेंगी। बट अगर हाइपोथेटिकली कंसीडर करें कि देयर इज नो लॉस इन एनर्जी, नो लॉस इन एनर्जी में क्या होगा, एज यू गाइस कैन सी कि बाउंस करने के बाद इसकी हाइट डिक्रीज नहीं हो रही है ना, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एज आई सेड कि हाइपोथेटिकली मान लो कि देयर इज नो लॉस इन एनर्जी। सो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखिए तो इसका मोशन जो है वो रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो अगेन वही चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, दिस इज अ पीरियोडिक मोशन। लेट्स मूव टू द फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल भी प्रैक्टिकल है बट आप लोगों ने देखा नहीं होगा क्योंकि आप लोग अर्थ पे रहते हो। सो एज यू गाइस कैन सी द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। मैंने यहाँ पे अर्थ का एग्जाम्पल लिया है बिकॉज वी लिव ऑन दिस प्लैनेट। तो अर्थ पे हम रहते हैं इसलिए मैंने अर्थ एंड सन का एग्जाम्पल लिया है। आप ध्यान से इसे देखो तो एक चक्कर काटने के बाद फिर से वही चक्कर काट रही है, फिर से वही चक्कर काट रही है, और वो अल्टीमेटली पता नहीं मिलियंस बिलियंस ईयर से काट ही रही है। तो अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे पूछ सकता हूँ, ये प्रैक्टिकल है, ये आप बता सकते हो कि व्हाट विल बी द टाइम पीरियड इन दिस केस। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि टाइम पीरियड क्या होगा ऑफ दिस मोशन, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अच्छा, जो बच्चों को इसमें डाउट है तो आई कैन टेल यू कि यहाँ पे टाइम पीरियड जो है 365.25 डेज है। मीन्स 365.25 डेज के बाद अर्थ जो है वो अपना मोशन रिपीट करेगी। सो अगेन बाय डेफिनेशन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। अब अर्थ का एग्जांपल लिया है तो अर्थ एक और पीरियोडिक मोशन शो करती है जिसकी वजह से हमें दिन एंड रात दिखते हैं। आप लोगों ने गेस कर लिया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। एज यू गाइस कैन सी, अर्थ जो है अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करती है जिसकी वजह से हमें दिन और रात दिखते हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हमें एक ही दिन और रात दिखे और उसके बाद नहीं दिखे ना, डेली हमें दिन एंड रात दिखती है। सो दिन एंड रात दिखना ही इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड इट इज रिपीटिव, है ना? रिपीटिव तो है ही क्योंकि हमें डेली दिन एंड रात दिखती है। तो यस, दिस अगेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन एंड द पीरियड हियर इज 24 आवर्स, क्योंकि 24 आवर्स के इंटरवल के बाद ही हमें लेट्स से वी स्टार्टेड विद डे, तो अगले 24 घंटे बाद फिर से वही टाइम वही डे दिख जाता है ना।
अगला दिन होता है, बट वी कैन से कि हाँ, दिन का पर्टिकुलर टाइम हमें फिर से दोबारा देखने को मिलता है। लेट्स से हमने मोशन ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया एट 7 AM, तो 24 घंटे बाद फिर से 7 AM ही होगा। ठीक है, ऑन दैट नोट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, है ना। आप भी कह रहे होगे कि सर कितने एग्जाम्पल दोगे, देख लो, क्योंकि यहाँ पे अभी ऑक्सिलेटरी एज वेल एज सिंपल हार्मोनिक मोशन देखेंगे, इसलिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स ज़्यादा ले रहा हूँ। सो द नेक्स्ट वन इज मोशन ऑफ पेंडुलम। एज यू गाइज कैन सी, देख पा रहे हो, बिल्कुल देख पा रहे हो, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिनके घरों में वॉल क्लॉक हो गई। वॉल क्लॉक कुछ घरों में होती है, फैंसी अमीर होते हैं अमीर लोग, तो उनके घर में वॉल क्लॉक जो होती है वो थोड़ा फैंसी होती है, पेंडुलम वगैरह रहते हैं उसमें। तो एज यू गाइज कैन सी आई हैव टेकन द पेंडुलम फ्रॉम द वॉल क्लॉक, और पेंडुलम के अगर मोशन को हम देखें तो ये भी रिपीटिव है, ये भी आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स ऑफ टाइम रिपीट कर रहा है। यहाँ पे टाइम पीरियड बताना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड, नहीं पता है हमें, इसलिए हम नहीं बता सकते, बट स्टिल आप ये अभी यहाँ तक गेस कर सकते हो कि ये रिपीटिव है। यू शुड एग्री विद दिस वन। टाइम पीरियड कितनी है वो मैं पूछ भी नहीं रहा। ठीक है, सो एज यू गाइस कैन सी दिस मोशन इज ऑल्सो रिपीटिव, सो दिस मोशन इज ऑल्सो पीरियोडिक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हियर यहाँ पे आप देखो, ये एक नॉट वेरी प्रैक्टिकल केस, बट यहाँ पे आप देखो एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के एंड पे मास एम और मास अटैच्ड है। सो एज यू गाइस कैन सी मास का मोशन जो है वो पीरियोडिक है, बिकॉज इट इज गेटिंग रिपीटेड आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो आई होप कि आप लोगों को पीरियोडिक मोशन की बेसिक आइडिया लग गई होगी कि जो भी मोशन कुछ टाइम इंटरवल बाद रिपीट करते हैं उन्हें पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अगर समझ में आ गए हैं, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ऑक्सिलेटरी मोशन, जिसको कि कभी कभी हार्मोनिक मोशन भी कहा जाता है। So oscillatory motions are those periodic motions which are to and fro. They can be back and forth or up and down as well, as you guys can see in the example of the spring as well as the pendulum. तो हमने 6-7 एग्जाम्पल लिए थे पीरियोडिक मोशन में, जैसे कि एक हो गया सन एंड अर्थ वाला। तो सन एंड अर्थ वाले में अगर आप ध्यान से देखो तो वो टू एंड फ्रो नहीं है ना, अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, बट इट इज नॉट टू एंड फ्रो। बट वहीं पे अगर स्प्रिंग मास या पेंडुलम वाला केस ले लो तो वहां पे मोशन जो है टू एंड फ्रो है। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि सारे पीरियोडिक मोशंस में से जो लास्ट के 2 एग्जांपल्स थे वो ऑक्सिलेटरी भी हैं। इससे आपको क्या समझ में आया? इससे यही समझ में आया कि पीरियोडिक मोशन का कुछ पोर्शन जो है, जो पर्टिकुलर रूल फॉलो करता है, क्या रूल फॉलो करता है वो मैं बताऊंगा, सम रूल फॉलो करता है, उसको हमने क्लासिफाई कर दिया है एज ऑक्सिलेटरी और हार्मोनिक मोशन। रूल बस यही है कि द मोशन शुड बी टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ और अप एंड डाउन, है ना। सो इसको आसान भाषा में अगर कहें तो वो पीरियोडिक मोशन जो टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ और अप एंड डाउन होते हैं उनको हम ऑक्सिलेटरी और हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन हो गई, ऑक्सिलेटरी मोशंस आर दोज periodic motions which move to and fro about fixed point after regular intervals of time। इस डेफिनेशन में एक पॉइंट है फिक्स्ड पॉइंट, क्या राइम कर रहा है, पॉइंट है फिक्स्ड पॉइंट। सो मैं फिर से इसको रिफ्रेज कर देता हूँ। सो इस डेफिनेशन में एक वर्ड है, एक वर्ड यूज किया गया है फिक्स्ड पॉइंट, और मैंने आपको 2 ऑक्सिलेटरी मोशन के एग्जांपल भी दे दिए हैं। तो यू गाइज लेट मी नो कि ये फिक्स्ड पॉइंट कहाँ पे है इन द केस ऑफ द पेंडुलम एज वेल एज द स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, जिन लोगों को आ गया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं आया यू गाइज कैन सी हियर। सो यहाँ पे अगर आप मास का मोशन देखो तो उसकी जो मिड पॉइंट है उसी के अबाउट टू एंड फ्रो हो रहा है। सो वी कैन से दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज मीन पोजीशन। इस पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट को जो कि डेफिनेशन में यूज की गई है उसको मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। इनको डिटेल में मैं थ्रू आउट द चैप्टर समझाता रहूंगा, बट अभी आपको बेसिक आइडिया समझ में आना चाहिए कि क्या होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्या होता है मीन पोजीशन, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें मैं बाद में बताऊंगा। तो ये 2 एग्जांपल्स हो गए, मोशन ऑफ पेंडुलम एज वेल एज स्प्रिंग मास सिस्टम। इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है, 2 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। मुझे तो लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बट स्टिल जिनको नहीं आया है वो इन 2 पॉइंट्स पे थोड़ा ज्यादा जोर डालना कि ऑल ऑक्सिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, है ना। हर ऑक्सिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं, assuming that there is no loss in energy। The second point is all periodic motions are not oscillatory। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, यू कैन से ये कॉमन सेंस है। जैसा मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक मोशन का एक सबसेट है ऑक्सिलेटरी मोशन, वेयर एज पीरियोडिक मोशन इज द सुपरसेट ऑफ ऑक्सिलेटरी मोशन, है ना। तो ढेर सारे पीरियोडिक मोशन पॉसिबल हैं, बट उसमें से कुछ होंगे जो पर्टिकुलर रूल फॉलो करेंगे, पर्टिकुलर डेफिनेशन फॉलो करेंगे। डेफिनेशन यही है कि दे शुड बी टू एंड फ्रो।
अगर वो ट्रू एंड फ्रो हैं और पीरियोडिक भी हैं तो वो ऑक्सीलेटरी कहलाएंगे। ठीक है, ऑन दैट नोट लेट्स डिस्कस द मैथमेटिकल रिलेशन। जैसे कि मैंने बताया ना टू एंड फ्रो हैं, तो ये मैंने वर्ड्स में बता दिया कि जो मोशन टू एंड फ्रो है आर ऑक्सीलेटरी मोशन, लेकिन अगर मैथमेटिकल रिलेशनशिप लिखें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो द मैथमेटिकल रिलेशनशिप इज f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स टू द पावर n। ये क्या लिखा है? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी बताऊंगा। सो यहाँ पे n जो है वो कोई भी ऑड इंटीजर है। ऑड इंटीजर मतलब 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, और कोई भी ऑड इंटीजर हो। सो वो पीरियोडिक मोशन जिसमें फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट कैन बी रिटन एज माइनस के एक्स टू द पावर n, अगर ऐसा पॉसिबल है सो हम कह सकते हैं कि मोशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑक्सीलेटरी मोशन और हार्मोनिक मोशन। ठीक है, यहाँ पे f क्या है मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, बट स्टिल ये चीज़ें आती रहेंगी, तो आपको अगर ये इतने अच्छे से ना समझ में आए तो घबराना नहीं, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में यही सब चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, तो f जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स है, k जो है वो कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि किस ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है। स्प्रिंग के केस में ये स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान देना कि रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब है कि फोर्स जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिक्स्ड पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किया था वो उसी के डायरेक्शन में ही लगेगा ऑल टाइम। ऑन दैट नोट लेट्स मूव टू द सिंपलेस्ट केस ऑफ दिस कैटेगरी। ये कैटेगरी जो है f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स टू द पावर n, इसका सिंपलेस्ट केस देखते हैं। सिंपलेस्ट केस कैसे बन सकता है? कुछ नहीं, n की वैल्यू 1 रख दो। n की वैल्यू 1 रखते ही f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स हो जाएगा, और ये कह सकते हो कि ये दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज, है ना। x टू द पावर 3 भी हो सकता है, x टू द पावर 5 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 2021 भी हो सकता है, लेकिन सिंपलेस्ट कौन सा है? n की वैल्यू 1 रख दो। तो ये जो सिंपल वाला केस है हार्मोनिक मोशन का, उसी को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, बिकॉज ये तो हार्मोनिक मोशन है ही, लेकिन हार्मोनिक मोशन का सिंपलेस्ट केस है। ठीक है, सो f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, जो भी हार्मोनिक मोशन सेटिस्फाई करेगा उसको हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, आई होप यू गाइज आर फाइन विद इट। सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको कि शॉर्ट में SHM भी कहा जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नहीं, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट वन लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस। दो क्वेश्चंस देख लेते हैं to check if we understood everything we discussed. So the first question is, a particle is moving in a circle with uniform speed. Its motion is, चार options है, periodic and simple harmonic motion. Second option is periodic but not simple harmonic motion. Third option is non-periodic, and the fourth one is none of the above. So I hope you guys are fine with the concept. अगर फाइन है प्रूफ करिए और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए। सो जैसा कि मैंने बताया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस जो है वो पीरियोडिक होता है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, a particle moving along x axis executes simple harmonic motion, then the force acting on it is given by, चार options again, minus a kx, second option is a cos kx, third option is a to the power minus kx, and the fourth one is a kx। तो आप लोग मुझे बताओ कि इसमें क्या हो सकता है करेक्ट आंसर, ऑब्वियसली कमेंट में बताओ। सो द करेक्ट आंसर टू दिस वन इज माइनस ए के एक्स, क्योंकि मैंने सिंपली बता दिया ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में इट शुड बी माइनस के एक्स, जिसमें के कांस्टेंट है, तो यहाँ ए भी कांस्टेंट है, तो ए और के का मल्टीपल जो हो जाएगा वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। सो इट विल स्टिल बी f is equals to minus constant time x, where x is displacement from the mean position. So we can very safely say A is the correct answer. Now let's move to understanding the basic terms related to SHM. SHM को अच्छे से समझने के लिए क्या क्या बेसिक टर्म्स होते हैं, like amplitude, like time period, like angular frequency, frequency and all those. So let's start with amplitude. In basic terms को समझने के लिए let's take the example of this spring mass system. ये स्प्रिंग मास सिस्टम इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आप स्प्रिंग मास सिस्टम से ही खेलते रहोगे मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसी को रेफरेंस लेके हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं ताकि आगे चल के क्वेश्चंस करने में यू गाइस कैन रिलेट इजीली टू इट, है ना। तो एज यू गाइस कैन सी द मास, हियर इट इज एट इट्स मीन पोजीशन, नाउ हियर इट इज एट इट्स एक्सट्रीम टू द राइट, फिर अगेन इट इज एट इट्स मीन पोजीशन, देन अगेन एक्सट्रीम टू द लेफ्ट, फिर अगेन एट इट्स मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस पूरे एक साइकिल को देख के आपको क्या समझ में आया कि देयर आर टू इंस्टेंसेस व्हेन द स्प्रिंग इज
either maximum compressed or minimum compressed, or you can say the elongation is maximum or minimum. जब elongation maximum है, the distance of the mass from the mean position, let's say it is a, and जब elongation minimum है, the distance will again be a. ये कैसे? आप सिमेट्री देखो, आप ध्यान से इसको देखो कि भाई मैक्सिमम elongation एंड मिनिमम elongation दोनों में क्या ये मीन पोजीशन से इक्वल डिस्टेंस पे है? देखा है ना? सो एज यू गाइस कैन वेरी क्लियरली सी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम elongation पे, किसके elongation पे? स्प्रिंग के elongation पे mass is at a distance a from the mean position. We call that maximum elongation or minimum elongation as amplitude, है ना? तो amplitude को अगर मैं डिफाइन करूं, it is the maximum distance from the mean position. ये जो भी लेंथ होगी, distance from the mean position जो भी होगा, कोई कांस्टेंट नंबर होगा बिकॉज देयर इज नो लॉस इन एनर्जी, तो ये फिक्स रहेगा ना. जैसे जैसे एसएचएम एग्जीक्यूट होगा या कह लो कि कोई पार्टिकल जो है एसएचएम में मूव करता रहेगा एंड देयर इज नो डैम्पिंग और देयर इज नो लॉस इन एनर्जी, तो ये ए तो कांस्टेंट रहेगा विद टाइम, और इसी ए को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड. आई होप यू गाइज आर फाइन विद इट. अगर फाइन है तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या है? जैसा कि मैंने अर्थ एंड सन के केस में बताया था कि अराउंड द सन अर्थ को मूव करने में कितने दिन लगते हैं? 365.25, है ना. और दूसरा एग्जांपल ले लो, अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगता है ऑन इट्स ओन एक्सिस? 24 आवर्स. तो यहाँ पे जो हम 24 आवर्स, 365.25 डेज, ये जो टाइम्स हम दे रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. ना, वहां से आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी देर के बाद मोशन अपने आप को रिपीट कर रहा है, और यू कैन से मोशन इज गेटिंग रिपीटेड आफ्टर व्हाट टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. अगर इसको बुकिश लैंग्वेज में या कह लो कि डेफिनेशन में इसकी बताऊं तो टाइम फॉर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसे? टाइम पीरियड. तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से बताने लायक नहीं है, लेकिन सिंस आई एम टीचिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम तो मैं बता देता हूँ कि टाइम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, फ्रीक्वेंसी. सो ये आपने 8th में पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी इज 1/t. सो यू गाइज टेल मी कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी अर्थ के रोटेशन की? बताओ. सो एज यू गाइज कैन वेरी क्लियरली सी, फ्रीक्वेंसी इज 1/t एंड इन द केस ऑफ अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, टाइम इज 24 आवर्स. तो 1/24 आवर रख दें, आंसर आ जाएगा? नहीं गधो, नहीं आएगा. द रीजन बीइंग, यहाँ पे आपको टाइम जो है वो सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा. तो f इज इक्वल्स टू 1/24 इंटू 60 कर दोगे तो जो भी ये नंबर आएगा दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस. ठीक है. सो आई होप यू गाइज आर फाइन विद फ्रीक्वेंसी. एक और चीज यूज की जाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2πf और यू कैन से 2π/t. सो आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा कि टाइम पीरियड इज 2π/ω. तो वहां से हम लिख सकते हैं ओमेगा इज 2π/t एंड वी ऑलरेडी नो, वी जस्ट डिस्कस्ड कि 1/t इज f. तो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t के बजाय 2π इंटू f. तो यहाँ पे f जो है वो फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. इसमें अगर आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि इक्वेशन में हमेशा ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं लिखते हैं, कभी कभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, तो आप कहोगे अरे यार ये क्या फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है? तो इसको डिफ्रेंशिएट करने का बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि इसकी यूनिट देख लो. तो अगर कभी भी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी लिखा हो तो उसकी यूनिट होगी पर सेकेंड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो तो उसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड. ठीक है. So let's move to the next basic term, that is restoring force. तो जैसा कि मैंने अभी SHM के बेसिक्स को बताने के टाइम बताया F इज इक्वल्स टू -kx. अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि अभी हमें बस ये एक्सप्रेशन बताया F इज इक्वल्स टू -kx. चलो इसको फील करने की कोशिश करते हैं. फिर से स्प्रिंग मास सिस्टम को देखो तो जस्ट ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द मास, है ना. मीन पोजीशन पे क्या हो रहा है? मीन पोजीशन वही पोजीशन है जब स्प्रिंग जो है अपनी नेचुरल लेंथ पे है. तो स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ पे है और वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बट इट इज़ वर्टिकली डाउन, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स पे ही आप लोग स्टिक करना. तो मुझे ये बताओ कि अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है तो मास पे क्या फोर्सेस लग रहे हैं? कोई फोर्स लग रहा है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? नहीं लग रहा है. तो उस पर फोर्स नहीं लग रहा है. बट अगर उसे थोड़ा सा मैं स्ट्रेच कर दूं
इस डायरेक्शन में। किसको स्ट्रेच कर रहा हूँ? स्प्रिंग को स्ट्रेच या इलोंगेट कर दूं इस डायरेक्शन में। अब आप लोगों को पता होगा कि स्प्रिंग जब इलोंगेट होती है, लेट्स से द एक्सपेंशन इज x, तो फोर्स लगाती है कितना? -kx। समझ में आया? तो जैसे ही ये इलोंगेट होगी, लेट्स से इट इज गेटिंग इलोंगेटेड इन दिस डायरेक्शन, तो फोर्स कहाँ लगाएगी? इस डायरेक्शन पे। फोर्स किस पे लग रहा है? मास पे। सो वी कैन वेरी क्लियरली सी कि एक्सपेंशन इज इन दिस डायरेक्शन बट द फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। लेट्स टेक अनदर पॉइंट हियर। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय सम डिस्टेंस, लेट्स से x। अब यहाँ पे ये x कंप्रेस हुई है मींस डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन। फोर्स कहाँ पे लग रहा है? मास पे। इट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ से एक आपको बहुत ही मज़ेदार चीज़ समझ में आई होगी कि फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। अगर वो राइट साइड ऑफ द मीन पोजीशन है या लेफ्ट साइड ऑफ द मीन पोजीशन है, फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में है। नहीं समझ में आ रही ये चीज़ें? अच्छा, इसको फिर से एक बार ध्यान से देखो। जैसे ही मैं इस मास को राइट साइड में डिस्प्लेस करूं, स्प्रिंग उस पे लेफ्ट साइड में फोर्स लगाएगी। जैसे ही मैं इस मास को लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस करूं, स्प्रिंग इस पे राइट साइड में फोर्स लगाएगी, है ना? तो मैं जहां भी डिस्प्लेस कर रहा हूं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगा रही है। मतलब स्प्रिंग नहीं चाह रही है कि उसकी नेचुरल लेंथ डिस्टर्ब हो, और यू कैन से जिस भी डायरेक्शन में मैं इसे मूव कर रहा हूँ, स्प्रिंग रोक रही है, मना कर रही है कि भाई मत मूव कर, मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब मत कर। सच फोर्सेस आर कॉल्ड एज रीस्टोरिंग फोर्सेस। रीस्टोरिंग फोर्सेस का कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैंने लेफ्ट में लगाया तो वो राइट में हो जाएगा, राइट में लगाया तो लेफ्ट में हो जाएगा। तो इसका कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं है, लेकिन इसका इंटेंशन एक ही होता है, टू ब्रिंग बैक द ऑब्जेक्ट ऑन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना? तो हर वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट हो या मास को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने का काम करे, सच फोर्सेस आर कॉल्ड एज रीस्टोरिंग फोर्सेस। ठीक है? अच्छा, ये रीस्टोरिंग फोर्सेस का ग्राफ कैसे होगा? सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ F इज इक्वल्स टू -k। यहाँ पे y एक्सिस पे F है एंड x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट और x है। एज यू गाइस कैन सी, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, जिसका की स्लोप कौन डिसाइड करेगा? के डिसाइड करेगा। कैसे ये सब मैं चीजें बोल रहा हूँ, आप लोग को नहीं समझ में आ रही है? जैसा कि मैंने अपने जेई की प्रिपरेशन में पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना? तो आप लोग मैथ्स भी पढ़ रहे होगे, तो आप लोगों को मैथ्स में ये चीजें कोनिक सेक्शन पढ़ाई दिया होगा। सो F इज इक्वल्स टू -kx इज वेरी सिमिलर टू y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। c तो यहाँ पे 0 है, बट m जो है वो k है और यू कैन से -k है। सो इन दोनों इक्वेशंस को मैंने कंपेयर करके बोल दिया कि -k जो है वो स्लोप होगा। आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। सो लेट मी सम दिस अप। यहाँ पे अगर मैं सम अप करूं तो F इज अ रीस्टोरिंग फोर्स, K इज अ कांस्टेंट एंड X इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। कुछ बच्चे इंटरेस्टेड होंगे कि सर K की वैल्यू क्या है, तो ये अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं दूंगा, बट आई विल टेल यू कि K इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर, जो कि अभी के लिए आप रट लो। बाकी मैं एट एन अप्रोप्रिएट टाइम आपको बता दूंगा कि ये कहाँ से आया है। सो K इज m ओमेगा स्क्वायर, है ना? तो K को अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में रखें तो फोर्स विल बी -m ओमेगा स्क्वायर x। दैट इज द इक्वेशन ऑफ एन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन वेयर n इज 1। ठीक है, लेट्स मूव टू एक्सेलरेशन। तो जैसा कि आपको न्यूटन सेकंड लॉ से पता होगा, F इज इक्वल्स टू ma, तो A क्या हो जाएगा? F बाई m। F क्या है? -kx बाई m। K क्या है? m ओमेगा स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं -m ओमेगा स्क्वायर x बाई m। m से m गया एंड वी आर लेफ्ट विद a इज इक्वल्स टू -ओमेगा स्क्वायर x। ये अगेन एक्सेलरेशन का सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन है, बट स्टिल इसको डिटेल में प्रॉपर टाइम पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सो आई होप यू गाइज आर फाइन विद एक्सेलरेशन एज वेल। एक्सेलरेशन का एक काम करो आप लोग, एज अ प्रैक्टिस ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन विद डिस्प्लेसमेंट। बनाओ, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि जैसे टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है तो भले ही वो पढ़ा रहा है और उस पर्टिकुलर टॉपिक को या उस पर्टिकुलर फॉर्मूले को ज़्यादा ना डिस्कस करे, बट आप लोग अपने लेवल पे इन चीज़ों को करके देखा करो। तो इस एक्सप्रेशन का आप ग्राफ बनाओ और देखो कि आर यू गाइज एबल टू इन्फर एनीथिंग। आप लोगों को उस ग्राफ से कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नई चीज़ें, कुछ नया सीखने को मिल रहा है? ठीक है, सो एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आप बनाओ और मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होगा,
एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0 किस x पे होगा। ये 3 क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी विद टाइम मैं तो बता ही दूंगा कि क्या चीजें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं। ठीक है। On that note, let's discuss the last term related to SHM, that is velocity. So acceleration का हमने एक्सप्रेशन लिखा है a is equals to minus omega square x, और हमें kinematics चैप्टर से ये पता है कि acceleration can be written as v dv by dx. So अगर मैं acceleration की जगह v dv by dx लिख दूँ और इक्वेशन को सॉल्व करूँ, इंटीग्रेट करूँ, सो यू गैस कैन वेरी क्लियरली सी कि v dv by dx इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x. dx इस साइड जाएगा तो वी कैन राइट v dv इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx. अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूँ पुटिंग प्रॉपर लिमिट, सो आई विल गेट द एक्सप्रेशन v square is equals to omega square a square minus x square, and here v is the velocity. जिसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इट कैन बी रिटन एज v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये एक्सप्रेशन है वेलोसिटी का. कहाँ से आया है? इंटीग्रेट करके एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन को. बट स्टिल मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इट विल टेक टाइम, और बहुत सिंपल सी चीज़ है. आप लोगों को ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि टीचर अगर हर जगह पे बेसिक्स ही बताता रह जाएगा तो आप लोगों की लर्निंग नहीं होगी, है ना. जैसे मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ कि यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया कि मैं इसे इंटीग्रेट नहीं करूँगा, तो आपको या तो समझ में आएगा या नहीं समझ में आएगा. तो जिनको नहीं समझ में आएगा वो इंटीग्रेट खुद से करके निकालने की कोशिश करेंगे. और अगर जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से एक बच्चा भी इसको सही में इंटीग्रेट करके खुद से निकाल दे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अल्टीमेटली लर्निंग इज दिस ओनली. लर्निंग में ये नहीं करना होता है कि टीचर आपको स्टफ कर दे और आप फैक्ट्स एंड फिगर्स याद कर लो, एग्जाम में प्रोड्यूस कर लो, हो गया खत्म. नहीं, टीचर आपको मोटिवेट कर दे कि आप चीज़ों को खुद से करने की आदत डाल लो, क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस ऐसे नहीं होते हैं ना कि सब आपको बताया जाए ना. एक टाइम आएगा जब आपको सारे डिसीजंस खुद से लेने होंगे, है ना. जेईई एंड नीट का सिलेबस जो है वो अल्टीमेटली आपको ट्रेन करता है कि चैलेंजेस को आप कैसे फेस करोगे. यहाँ पे थोड़ा साइंस बेस्ड हो जाता है, बट रियल लाइफ में चैलेंजेस तो सबके ही आते हैं, तो उनको फेस करने के लिए जो भी आपको एफर्ट्स डालने होते हैं वो आप डालते रहो. इसकी आपको आदत डालनी होती है ना. अब कोई मेडिकल के बच्चे को मुझे तो नहीं लगता है कि फिजिक्स की कभी ज़रूरत पड़ेगी. अगर वो एमबीबीएस में सेलेक्ट हो गया है, एम्स में सेलेक्ट हो गया है, कहीं भी सेलेक्ट हो गया है और वो प्रैक्टिस कर रहा है उन चीज़ों को, तो फिजिक्स तो मुझे नहीं लगता है उससे कोई पूछने वाला है. बट स्टिल फिजिक्स पढ़नी पड़ती है. पढ़नी इसलिए पड़ती है क्योंकि आपको चीज़ों को टैकल करने की, चीज़ों को समझने की आदत पड़ जाती है. ठीक है, चैलेंजेस फेस करने की आपको आदत पड़ जाती है और वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में. So enough of this little tech talk. Let's move to the expression we got. V is equals to plus minus omega root over a square minus x square. ये हो गया है जिसको कि मैंने इंटीग्रेट नहीं किया है और उसके लिए मैंने एक छोटा सा लेक्चर भी दे दिया है. सो यहाँ से अगर आप लोग देखो कि x की वैल्यू 0 रख दो, x की वैल्यू इसी एक्सप्रेशन में 0 रख दो, तो आपको वेलोसिटी आएगी प्लस माइनस ओमेगा ए, है ना. x 0 रखते ही प्लस माइनस ओमेगा ए आ रही है. इसका क्या मतलब है? सर प्लस भी आ रही है, माइनस भी आ रही है. तो इसका यही मतलब है कि मीन पोजीशन पे x इज इक्वल्स टू 0 मतलब मीन पोजीशन, राइट. यू मस्ट बी फाइन विद दैट. ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0 मतलब मीन पोजीशन पे जब भी पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी. इसका डायरेक्शन दोनों साइड हो सकता है. इट कैन बी टुवर्ड्स लेफ्ट, इट कैन बी टुवर्ड्स राइट, बट एक चीज इज फॉर श्योर कि ये वेलोसिटी इस मोमेंट पे मैक्सिमम होगी. अब दूसरा केस है x की वैल्यू a रख दो. तो एज यू गाइस कैन वेरी क्लियरली सी, सिंपल मैथमेटिक्स लगा के आप कह सकते हो कि वेलोसिटी 0 होगी. x को a रखा है, वेलोसिटी 0 आ रही है, ये तो मैथ्स हो गई. इसका मतलब क्या है? मतलब यही है भैया कि जब पार्टिकल अपने एम्पलीट्यूड पे होगा ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड, उसकी वेलोसिटी 0 होगी. तभी तो वो मैक्सिमम है, क्योंकि वो रुकेगा नहीं तो आगे चला जाएगा. तो इसका मतलब ये तो मैक्सिमम नहीं होगा ना, क्योंकि वो और आगे गया है. तो वहाँ पे मैक्सिमम होने का मतलब ही यही है, क्योंकि वहाँ पे मोमेंट्री स्टॉप हो रहा है, उससे आगे जा ही नहीं पाएगा. आगे नहीं क्यों जा रहा है? आगे इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है. फिर से स्प्रिंग या जो भी चीज़ है वो उसको अपने मीन पोजीशन पे खींच लेगी. ठीक है. सो 2 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे बहुत ही सिंपल थे. एक तो x को 0 रख दो तो वेलोसिटी मैक्सिमम आ जाएगी, इसका मतलब है मीन पोजीशन पे वेलोसिटी इज मैक्सिमम. दूसरा, x को a रख दो तो वेलोसिटी 0 आ जाएगी. इसका सिंपल सा मतलब यही है कि एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, बोथ द एक्सट्रीम पोजीशंस वेलोसिटी इज 0.
ठीक है? सो आई होप यू गाइज़ आर फाइन विद द बेसिक्स। आज इस लेक्चर में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है वीडियो। सो बाकी आगे की कहानी मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। सो आई होप यू गाइज़ आर फाइन विद द एंटायर लेक्चर, एंटायर वीडियो, कंटेंट ऑफ दिस वीडियो। और अगर आप लोगों को ये चीज़, ये पढ़ाने का तरीका, ये एनिमेशंस अच्छे लगे हों, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा-सा बड़ी हो, तो भैया सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब इसलिए कर देना यार क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बना रहा हूँ, 2-3 महीने हो गए मुझे ये काम करते हुए। और ये चीज़ें मैं अपनी जॉब से फ्री टाइम में, मतलब जॉब करने के बाद थोड़ा-सा जो 2-3 घंटा मुझे मिलता है, जहाँ पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, मैं एक्स्ट्रा एफ़र्ट डाल के ये चीज़ें बना रहा हूँ। तो भैया बहुत ज़्यादा मोटिवेशन तो नहीं है, एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालने पड़ रहे हैं, लेकिन अगर वही सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, लोगों का एंगेजमेंट बढ़ेगा, लोगों की लर्निंग बढ़ेगी, तो मुझे ये चीज़ मोटिवेट करेगी टू कीप मी डूइंग द सेम, है ना? ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करेंगी कि मैं ये काम करता रहूँ। तो जहाँ तक मेरा टारगेट है, आई वांट टू मेक द एंटायर सिलेबस ऑफ जेईई नीट इंटू एनिमेशंस, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को दे पाऊँ थ्रू दिस मीडियम ऑफ यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको दे पाऊँ। बाकी आगे की कहानी मुझे भी नहीं पता, वो तो वक्त ही बताएगा। So I think that is it for this video. I hope you guys enjoyed the video, and if you do, please share with your friends, like, comment. आपको बेसिक्स तो पता ही है क्या क्या करना होता है, वो सब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एवरीवन प्लीज टेक केयर, कीप लर्निंग। टाटा।